हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर पर डे में आपको रीजनिंग के जो वीडियोस हैं, गणित के जो वीडियोस हैं, ये टाइमिंग दी गई है सुबह के 9 बजे, गणित दोपहर में 3 बजे, और विज्ञान और हिंदी का जो लाइव टेस्ट है वो आपको रात को 10 बजे देखने को मिलता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान के टोटल 81 MCQs लेकर के आया हूँ। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के यूपी ट्रिपल एस सी के कंप्यूटर हो गए, करंट अफेयर हो गए, यूपी जीके हो गए, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसके अलावा मैं आपको इसका PDF भी देता हूँ अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और जो टेस्ट है वो स्टार्ट होता है अब। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी तक मैं आपको लाइन से जो सामान्य हिंदी है वो करवा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला पहले सामान्य हिंदी पहले लाइन से कवर करवाऊंगा। तो आज जो टॉपिक है वो विशेषण और उसके अलावा एक टॉपिक और है, दोनों टॉपिक कवर करेंगे। टोटल 56 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्रिया से आपसे यहाँ पर क्रिया से है। विशेषण तो मैं आपने कल बता दिया था, क्रिया से है। तो क्रिया से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन यहाँ पर जवाब देता है। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्रिया के मूल रूप को दोस्तों धातु बोलते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी धातु बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धातु जो होता है वो क्रियापद के उस अंक को कहते हैं या उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आमीन परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है भाई, मीरा जोर से हंसी। तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया हो जाएगा। यह वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, समुचित उदाहरण है। क्यों भाई, क्योंकि आकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन जो है कर्ता करता है और उसका जो पूरा फोकस जो होता है वो कर्ता पे ही होता है, वहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म नहीं होता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए ध्यान से, कह रहा है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखते हैं किसका इसका जवाब आता है भाई। राम सो रहा है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अकर्मक, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, अकर्मक यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, जवाब दीजिए सभी लोग। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्म किस में नहीं है। देखिए पानी बरस रहा है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है नहीं, यानी बिना कर्म के ये है। तो आपका पानी बरस रहा है आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। जबकि यहाँ पर मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, देखिए गेहूँ सकर्मक हो गया। श्याम निबंध लिखता है, यहाँ पर भी कर्म है। और राम मोहन को रुला रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कर्म है। तो इन तीनों में कर्म है, जबकि पहले वाले में कर्म नहीं है, इसलिए पहला वाला आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग। और यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए जवाब तो आना शुरू हो गया है। तो जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि साधित सकर्मक धातु। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय को जोड़कर जो बनाई गई क्रिया धातुएं होती हैं वो आपकी साधित सकर्मक धातु कहलाती है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कराना, करवाना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कराना, और इससे क्या बन जाता है आपका करवाना बन जाता है। तो ये आपका क्या है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जो बनाई गई क्रिया धातुएं हैं वो आपकी साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, जवाब दीजिए सभी लोग। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पर कैसे क्रिया हो जाएगी। तो देखा जाए दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कर्म है, 2 कर्म है ना। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यहाँ पर गाय और चारा 2 कर्म आ गए ना, तो यहाँ पर आपका द्विकर्मक हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। और आप देख सकते हैं कृषि जो आपका मंडी परिषद का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, उठना, गिरना, गिराना, चमकना, देना। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जवाब दीजिए सभी लोग। तो जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आना शुरू हो गया है। तो गिराना, देखिए प्रेरणार्थक, जैसे एक होता है गिरना और गिरना का प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? गिराना। तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यानी कि गिराना जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अभी यहाँ पर उठना के स्थान पर उठाना होता या क्या बोलते हैं, उठवाना होता, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि निम्न में से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप सभी के जवाब 100% लोगों के जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। जगाना यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा। जगना होता तब प्रेरणार्थक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जगाना है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। चार ऑप्शन है, सकर्मक छाटना है आपको, चलना, मुस्कुराना, सोना और लिखना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लिखना है, जितने भी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन बोल रहे हैं, लिखना एक सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर लिखना जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब सोना तो भाई किसी कर्म के साथ तो यूज नहीं करोगे कि मैं सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, आपको थोड़ा तो कोई कर्म के साथ जोड़ दोगे। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर कर्म का यूज नहीं करोगे। लेकिन लिखने के लिए किसी चीज़ पर तो लिखोगे ना, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, ऐसे लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ, तो वहाँ पर कर्म आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या कह रहा है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक जो है दोस्तों इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। अगर यहाँ पर बात किया जाए क्रिया के बारे में तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, सकर्मक क्रिया यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कर्म, यानी कि कौन सा पुस्तक है यहाँ पर? इस पुस्तकालय आपका कर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि चूड़ी अच्छी थी, इसमें जो थी है वो कौन सी क्रिया है? जवाब दीजिए सभी लोग। जो चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पर थी कैसी क्रिया है? जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग के सही आ रहे हैं, कुछ लोग के गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर योजक क्रिया है। अब योजक क्रिया क्या होता है? देखो हिंदी में याद रखिएगा, वाक्य जो होते हैं बेसिकली आधारभूत 6 प्रकार के होते हैं। योजी क्रियायुक्त, अकर्मक क्रियायुक्त, सकर्मक क्रियायुक्त, अप्रत्यक्ष क्रियायुक्त, बाध्यता बोधक क्रियायुक्त, औचित्य क्रियायुक्त, औचित्य बोधक क्रियायुक्त और आपके योजी क्रियायुक्त, यानी कि जो आपका योजक क्रियायुक्त है ये होता है। अब यहाँ पर जो योजक क्रियायुक्त है ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी डिटेल में मैंने आपको एक बार बता रखा, बहुत सारे एक वीडियो ने बनाया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पर जो ये हो जाएगा, यहाँ पर योजक क्रिया हो जाएगा, योजी क्रिया बोध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हथियाना, इसमें कौन सी क्रिया है? जवाब दीजिए सभी लोग। हथियाना इसमें कौन सी क्रिया है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। हथियाना, अगर हम बात करते हैं हथियाना में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाम धातु। तो जितने भी साथी यहाँ पर बोल रहे हैं नाम धातु, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। और संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना हो गया, और क्या, रंगना हो गया, दुखाना हो गया, बतियाना हो गया, ये सारे आपके नाम धातु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। 4 ऑप्शन है, रोहन चाय पीकर बैठा है, तो 4 ऑप्शन दे हैं, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक, नाम धातु या संयुक्त। देखिए रोहन चाय पीकर बैठ गया, यहाँ पर माफ कीजिएगा बैठ गया, यानी कि यहाँ पर पूर्वकालिक हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है। जैसे रोहन ने चाय पिया, चाय पीकर तुरंत वो बैठ गया, तो एक कार्य कर दूसरे कार्य करने लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है भाई? अब पढ़कर क्या होगा? अब पछताए हो त्या जब चिड़िया को चुग गई खेत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका देखा जाए तो अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर प्रेरणार्थक बोले, प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, संयुक्त भी नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पूर्वकालिक हो जाएगा, क्योंकि अब पढ़कर अब अगली क्रिया की बात करा क्या होगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है?
बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को, लेकिन देखते हैं कौन यहाँ पर सही जवाब देता है। कर्ता यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो चिट्ठियाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पर जो चिट्ठियाँ हैं वो आपका कर्ता हो जाएंगे। सभी चिट्ठियों में जो चिट्ठियाँ हैं वो कर्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, ध्यान से देखिए। कह रहा है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बताइए सभी लोग। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक। तो याद रखिएगा, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, इन यहाँ पर जो है अवकाश, निश्चय, नित्यता, ये तीनों जो हैं आपके संयुक्त क्रिया के भेद हैं। इसके अलावा टोटल जो होते हैं 11 होते हैं। और यहाँ पर जो नाम बोधक है ये इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और जितने भी लोग बोले जैसे ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप इसका तो जवाब लोग दे लोगे, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका आया था। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो मैंने आपको बताया था हथियाना, रंगना, चिकनाना ये सारी की सारी आपकी नाम धातु के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, आपको बता चुका हूँ, वो आपकी नाम धातु क्रियाएँ होती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, समझ गए ना। चिकन नाना, चिकनाना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। दो प्राणी हैं तथा दो वस्तु हैं, या दो प्राणी या वस्तु हैं, तो उनके बीच अगर तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा उत्तरावस्था में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा दूँ। सारे के सारे आप देख सकते हैं यूपीटर प्लस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि अभी लेटेस्ट हो गए 2016, 17, 18 के ही क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने भी हों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ पर आपकी जो क्रिया होती है उत्तरावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 तक यहाँ पर कवर हो गया। अब आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक और निपात से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इससे क्या कह रहा है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, जवाब दीजिए। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखना जो है क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो इतना है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है इतना, वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जिससे आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करके सोच सको या आप जो अपने और काम है कर सको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें जो धड़ाधड़ शब्द है वो क्रिया का या कौन सा रूप है, ये बताना है आपको। धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा धड़ाधड़ बिक रही है, तो बिकने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार इतने सारे लोग जुड़े हो, कम से कम अब तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप सबके लिए मैं आपके लिए इस तरह लेकर के आता हूँ। तो यही एक लाइक जो आप करते हो वही एक मोटिवेशन होता है, और कुछ नहीं होता हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। तो देखते हैं कौन है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर देखा जाए तो कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। देखिए अधिक मत बोलो, तो ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो जितने भी साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्या होता है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, बोलना क्या है, एक क्रिया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है अधिक मत बोलो, यानी कि क्रिया विशेषण के अव्यय हो जाएगा। और इस वाक्य में जो अधिक है वो एक क्रिया विशेषण है, और जो यहाँ पर बीच में मत लगा है वो आपका अव्यय हो जाएगा। क्लियर है ना सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक कह रहा है ना, तो परिमाण यहाँ पर देखिए किस में दिख रहा है, अन्यत्र, क्षण भर, निसंदेह और अत्यंत। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए अत्यंत के बारे में, तो अत्यंत मतलब क्या होता है, अधिक होता है। और जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, जैसे यहाँ पर अत्यंत, वह अत्यंत बड़ा है, वह अत्यंत विशाल है। तो यहाँ पर देखा जाए अत्यंत, थोड़ा, अधिक, अल्प, ये सारे आपके जो होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो। देखिए हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, कोई भी परिमाण यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पानी कल से बरस रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक है, परिमाण तो है नहीं, कल यानी कि काल हो गया। आपका सी देखिए कह रहा है कि रात को कम खाना चाहिए। देखिए
कम यानी कि थोड़ा या अल्प, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेष जो है वो हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं वीडियो में उन सब यही बताना चाहूँगा कि इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, सीधे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? वह धीरे धीरे चल रहा है, इसमें रेखांकित शब्द को पहचानना है। देखिए वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो धीरे धीरे है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? अत्यंत क्या है बताइए? अभी मैंने आपको बताया था जो अत्यंत है वो आपका क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अत्यंत सुंदर गाती है, तो सुंदर गाती है तो गाने की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर सुंदर की बात पूछा होता है ना तो सुंदर भी आपका क्रिया विशेषण ही है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 कह रहा है कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जवाब दीजिए सभी लोग। वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर देखा जाए तो बाद, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बाद, वो आपका क्रिया विशेषण है। एक सप्ताह बाद आया यानी कि यहाँ पर क्रिया की विशेषता आना क्रिया है और बाद बता रहा है कितने बाद आया, तो यहाँ पर बाद जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, इससे समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण फिर से आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए परिमाण दिखा रहा है, बहुत ओले पड़े हैं, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, कह रहा है भरोसे में कौन शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे, यहाँ पर अगर देखा जाए भरोसे में आपका शब्द का कौन सा रूप हो जाएगा? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं भरोसे के बारे में तो यहाँ पर आपका संबंध बोधक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं वे आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपका ये भरोसे हो गए, नाम हो गया, लेखे हो गए, विषय हो गया, ये आपके सब सारे के सारे जो होते हैं संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं उस तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बार यह क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया अविकारी शब्दों से रिलेटेड। तो बताइए अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात किए जाए विकारी अविकारी दो चीज़ें होती हैं। तो जो शब्द लिंग वचन कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं भैया अव्यय के बारे में तो अव्यय जो होता है कभी विकृत नहीं होता है। जैसे धीरे अधिक मत बोलो, तो मत कभी विकृत होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए जबकि संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा भाई देखो राम पढ़ता है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं संज्ञा मतलब कोई सिंगल वचन आ जाए तो वहाँ पर पढ़ती हो सकता है, सीता पढ़ती है। जैसे सर्वनाम भी ऐसे चेंज हो सकता है, विशेषण भी ऐसे चेंज हो सकता है, लेकिन आपका अव्यय कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, विकारी शब्द बताना है कौन सा है। देखते हैं किसका जवाब आता है यहाँ पर करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आ रहा है, विकारी मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण जो विकृत हो सकते हैं वो आपके सब क्या बोलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में आपका जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये सारे जो होते हैं वो विकारी होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर लड़का जो है आपका एक संज्ञा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए 13 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ध्यान से देखिए क्या रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में बताना है आपको अव्यय कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक। क्यों भैया कारणवाचक होगा? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कारण, वह लाचार है क्योंकि आ गया ना, तो कारणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर संबंध बोल रहे थे बट यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं बताइए उन्हें क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इतने लोग जुड़ रहे यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए क्या कह रहा है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो और, यहाँ पर जो और है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, तो समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक जो है और हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 यहाँ पर कह रहा है हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक पहले ही दिख रहा है, जिसके आगे एक्सप्लेनेशन लग जाए, आपका विस्मयादि बोधक शब्द होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, यानी कि सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है वे क्या कहलाते हैं। क्या कह रहा है, मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, तो याद रखिएगा वे आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से वापस आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, तो यहाँ पर देखा जाए आगे, आगे जो है ये संबंधवाचक जो शब्द है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर सी बोले वो यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में देखा जाए तो अर्थ के अकॉर्डिंग संबंधवाचक जो अव्यय है, कालवाचक संबंधवाचक जो अव्यय है वो आपका आगे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, यहाँ पर जो निकट है वो कैसा शब्द है बताइए सभी लोग। तो देखा जाए तो मुंबई के निकट पूना है, तो मुंबई के निकट पूना है, यहाँ पर ये संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। क्यों, रेखांकित शब्द जो निकट है वो आपका संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक सूचक संबंध सूचक शब्द हो जाएगा, स्थानवाचक। और यहाँ पर कैसा है, निकट, यानी कि स्थानवाचक हो जाएगा। आगे पीछे नीचे तले और सामने, और क्या हो सकता है, पास निकट भीतर समीप नज़दीक, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके संबंध सूचक शब्द या संबंध सूचक जो अव्यय होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है कि कौन सा पद विकृत नहीं है। तो देखिए जवाब यहाँ पर आना सबका शुरू ही हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका अव्यय, मैंने आपको पहले बताया था जो अव्यय होते हैं वो विकृत नहीं होते, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर याद रखिएगा दोस्तों, संबंधवाचक अव्यय के कितने भेद होते हैं, 13। तो जितने भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 13, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। वो आपके कौन कौन से भाई, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक और आपका विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है और लगभग वीडियो के एग्जाम से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ ये सब चीज़ें। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आजन्म, जितने भी लोग बोल रहे हैं आजन्म, तो जो आजन्म है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ऐसा पद या ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बता करके एक वाक्य एक पद का दूसरे वाक्य या दूसरे पद से संबंध बताता है, वो आपका अव्यय होता है। जैसे अर्थात हो गया, मैंने बोला कि अर्थात, तो ये एक पद का संबंध बता रहा है दूसरे पद से। अतएव, अथवा, सब आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है, अफसोस। अब देखिए अफसोस मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त कर रहा है, यानी कि शोक सूचक हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं शोक सूचक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो अफसोस में नहीं जा सका, ये आपका क्या हो जाएगा, एक शोक सूचक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दों को पहचानिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यय, तो यहाँ पर जो लेकिन है वो आपका क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अव्यय बताना आपको। भारत, श्याम, आह और दक्षिण। तो अगर हम बात करते हैं भारत, श्याम, आह और दक्षिण के बारे में, तो यहाँ पर जो आह है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अव्यय। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे और बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर जो वाह वाह है वो क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए वाह वाह यानी कि हमें क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है या शोक हो रहा है। हर्ष हो रहा है ना, तो यहाँ पर हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा, तो ए पर टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 28 का जवाब सभी लोग दीजिए। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर जो भर है वो बेसिकली क्या है, जवाब दीजिए सभी लोग। तो 28 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो संबंध सूचक अव्यय है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। रात भर जो है जगना, ये भर जो है आपका संबंध दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो एक करेक्ट है। इसके अलावा जो तक होता है, पर्यंत होता है, भर होता है, ये सारे के सारे आपके संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या कहलाते हैं, बताइए। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। चलिए 29 हो गया, आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, बताइए। मैं वहाँ होकर आया हूँ, यहाँ पर अव्यय शब्द देखिए जवाब आना शुरू हो गया है, तो वहाँ, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वहाँ, ये आपका एक अव्यय शब्द हो जाएगा। तो सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब उठाया बना दिया, ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखा ही सकते हो। कभी आपसे 1 रुपया भी नहीं, मैंने नहीं मांगा है किसी भी वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए कह रहा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो भर है, हमने बताया ना ये भर तक ये सारे आपके संबंध सूचक अव्यय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अव्यय है, 4 ऑप्शन है, उत्तर, जापान, ठीक और कृष्णा। यहाँ पर अव्यय बताना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए अव्यय कौन सा हो जाएगा, तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका अव्यय हो जाएगा ठीक। तो ये आपका जो ठीक है वो आपका एक अव्यय है, जबकि जापान, कृष्णा तो आपको पता संज्ञा है, उत्तर आपकी दिशा यानी कि आपकी ये भी एक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 33 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अव्यय पदबंध, ये किसी भी पदबंध का भेद नहीं होता है। अव्यय पदबंध किसी भी पदबंध का भेद नहीं है। एक से अधिक पदों के जो समूह होते हैं जो एक व्याकरणिक रूप को अभिव्यक्त करते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 5 पदबंध होते हैं, याद रखिएगा, अव्यय पदबंध नहीं होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, तो तक यहाँ पर बताइए अभी क्या है। अब देखिए ऑप्शन में तो आपका अव्यय तो है नहीं, तो यहाँ पर तक क्या हो जाएगा, निपात। बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर निपात बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर जो तक है, तक हो गया, तो हो गया, सिर्फ हो गया, केवल हो गया, ये सारे के सारे आपके निपात कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन है, ठीक, निकट, इधर, कल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए जब भी ऑप्शन में अव्यय और निपात लगभग एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अव्यय के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ठीक जो है आपका क्या हो जाएगा, एक निपात हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका बेसिकली एक अवधारण बोधक निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, निकट, ये सारे सारे आपके इसी के होते हैं। निकट यहाँ पर अगर देखा जाए तो निकट क्या है, ऑप्शन में आया है निकट, तो कुछ लोग पूछ रहे होंगे निकट क्या हो सकता है। तो निकट आपको कह सकते हो कि आपका एक संबंध बोधक अव्यय है, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था आपको। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही बात है। तो यही जो पूरी लिखी ना ये निपात की परिभाषा है, तो याद रखिए निपात की ये परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी को बल देने के लिए, जैसे मैं जाता हूँ तो मैं बोल दिया मैं जाता तो हूँ, तो बल दे दिया ना, यानी कि श्रव्य भावार्थ को बल प्रदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ही है वो आपका क्या है, ही अगर बात करते हैं तो ही आपका वही हो जाएगा आपका निपात। जैसे वह घर पर ही रहेगा, तो यहाँ पर फिर से बल दिया जा रहा है, तो वह घर पर रहेगा, या हमने बोल दिया वह घर पर ही रहेगा, तो बल दे दिया तो निपात हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 आखिरी क्वेश्चन है हिंदी से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है। पास ही पास, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो द्विरुक्ति हुई है ना, पास पास 2 बार आ गया ना, तो द्विरुक्ति हुई है। लेकिन किस प्रकार की, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो
56 क्वेश्चन कवर हुए हैं सिर्फ, वो हिंदी के। अभी 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के बाकी है, तो कहाँ जा रहे हो, रुको यार, थोड़ा सा अभी एग्जाम नज़दीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, अभी कहीं भागो मत, पूरा टेस्ट देकर जाओ। अभी ये प्रॉमिस अभी से कर लो कि अभी पूरे 25 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको करके ही जाएंगे। और अभी तक किसी ने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो यार कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, तो थोड़ा सा मेहनत करके एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी इतनी सी मेहनत मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, समझ में आ गया ना। चलिए, तो जनरल साइंस से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए जनरल साइंस के, जो अभी पूछे गए हैं 2018-19 में, तो वही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जैसे आप लोग को लगे कि हाँ थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। अब मैंने सोचा थोड़ा बेसिक प्ले क्लियर करवाता हूँ, बट कोई बात नहीं, अब सीधे आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा ठोस है, तो बताइए, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। जवाब देखिए पहले ही आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आइडोफॉर्म है ये आपका एक क्या है, ये आपका एक ठोस है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन सुगंधहीन तरल पदार्थ होता है। इथाइल अल्कोहल, इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है। ईथर क्या होता है, एक रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव होता है, इसका क्वथनांक लगभग 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और बेसिकली ये जो ईथर होता है ना, इसी का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, जो दर्द को कम करने के लिए जो आपके डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं ना, वो ईथर का यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म तो आपको पता ही है, ये आपका एक ठोस है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ही सीधे आ गया, माफ़ कीजिएगा, सीधे 2 पर आते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबक विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, किस प्रकार के विद्युत, देखो जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों का, यानी कि रेडियो वेव्स का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गामा किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती हैं और रेडियो तरंगें होती हैं। चारों चीज़ें दी गई हैं। सबसे कम यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका गामा किरण का होगा इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका पराबैंगनी किरण होता है, उसके बाद अवरक्त होता है, उसके बाद आपका रेडियो तरंगे होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि which among of the following is not a nitrogenous फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है वो आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है। बताइए, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल सही बात है। जो जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक जो होता है क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि क्लोराइड लवण जो होता है वो बर्फ़ को पिघलाने में एक एजेंट का कार्य करता है। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है केलामाइन का अयस्क, केलामाइन किसका एक अयस्क है। तो केलामाइन याद रखिएगा, केलामाइन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जवाब आ रहा है। तो कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जस्ता का, यानी कि जिंक का एक अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिंक यानी कि ZN, इसको बोलते हैं जस्ता। और इसके अलावा जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, ये सारे आपके इसी के अयस्क होते हैं। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, जवाब दीजिए सभी लोग। तो 6 नंबर का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देखा जाए तो निर्वात में, बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी लोग बोल रहे हैं निर्वात, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आपसे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग पता होगा, अभी कल वाले वीडियो में बताया था। तो विटामिन सी, तो बिल्कुल सही बात है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आई होप रतौंधी होता है शायद। इसके अलावा विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन B1 होता है, B1 से लेकर B6 तक होता है। तो B1 से क्या होता है आपका बेरी रोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, तो इससे आपका सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं, तो वो होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आपसे कह रहा है एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। एक पेड़ की उम्र का पता, याद रखिएगा, एक पेड़ की उम्र का पता हम लोग लगा सकते हैं किससे, उसके वजन से नहीं भैया, उसके जो वार्षिक छल्ले होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है। जितने भी लोग यहाँ पर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। बताइए कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आना शुरू हो गया है। तो प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आपको मजा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर। और इसी तरह के मैं वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़
सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जवाब देखिए सबका आना शुरू हो गया। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो हल्दी है याद रखिएगा वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है आपके तने से। जी हाँ, स्टेम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तने में आपका हल्दी होता है, अदरक होता है, आलू प्याज जो होता है ये आपके तने होते हैं। रूट अगर हम बात करते हैं तो रूट में आपका, जड़ में आपका गाजर, मूली, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फल और फ्लावर तो आपके अलग ही चीज़ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, खून में नहीं पाया जाता है, वह तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा खून में लोहा पाया जाता है, तांबा, मैग्नीशियम और क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्रोमियम है ये आपका खून रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, क्रोमियम में नहीं पाया जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा यानी कि दूध से फैलती है? दूध से कौन सी बीमारी ज़्यादा फैलती है? तो या बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, क्षय रोग। यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो क्षय रोग होता है, वो आपका बेसिकली आपका बीमारी जो होता है दुग्ध द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जिसको हम लोग क्षय रोग हो गया, लाल बुखार हो गया, मियादी बुखार हो गया, ये सारी जो होती है मतलब कि टाइफाइड और लाल बुखार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कारलेट बोलते हैं शायद, स्कारलेट। और इसके अलावा आपका जो क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ये बेसिकली आपके दूध के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आपसे कह रहा है नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका? ऑरेंज जो होते हैं या जो नारंगी होता है वो किसका प्रचुर स्रोत है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है, विटामिन का। विटामिन का स्रोत होता है नारंगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, जो ऑरेंज जो होते हैं, जो संतरे होते हैं, वो आपके विटामिन का, यानी कि विटामिन में कौन सी विटामिन का? विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है किसको जाता है? तो ईटा पर नाचे सबको पता है इलेक्ट्रॉन यानी कि ईटा, थॉमसन। तो ई से थॉमसन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं जे थॉमसन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। प्रोटॉन की खोज, वैसे तो नामकरण, प्रोटॉन में देखो काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की जो खोज करता है वो गोल्डस्टाइन है, लेकिन नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो कभी कभी दोनों में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो गोल्डस्टाइन आपका करेक्ट आंसर है, बट रदरफोर्ड भी आपका बहुत जगह बहुत सारी किताबों में करेक्ट माना गया है। तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने सिर्फ नाम दिया था। समझ में आ गया? 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, ए करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज। जवाब दीजिए सभी लोग। तो 15 का जवाब यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक। समझ में आ गया ना? तो जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ओम, जिन्होंने नियम दिया था, जिन्होंने ये नियम बताया था विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है उन्होंने ही बताया था। भी बराबर क्या होता है सर? आई आर होता है। समझ में आ गया ना? और उन्होंने ही आर को एक नियतांक बोला था जो जिसे चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। सब कुछ उन्होंने बताया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज कंद जो होता है उसकी विशेष महक किस कारण होती है? जवाब दीजिए सभी लोग। तो 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा सल्फर यौगिक, बिल्कुल करेक्ट बात है। सल्फर जो कंपाउंड्स होते हैं उसी के वजह से प्याज कंद की एक विशेष महक होती है, उसको गंधी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है वॉशिंग सोडा यूज्ड टू सॉफ्टन वाटर डोमेस्टिकली इज एक्चुअली, यानी कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए किस वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो आपका जल को मृदु बनाने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका बी है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो सोयाबीन में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन सबको पता है प्रोटीन्स का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? किसी को आइडिया है? कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए जवाब तो यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो याद रखिएगा ग्लिसिन मैक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्लिसिन मैक्स होता है GLYSINE, ग्लिसिन मैक्स ये होता है भैया सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। और इसमें प्रोटीन के अलावा खनिज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, वसा, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी जो है पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन उड़ सकता है? 4 ऑप्शन दिए भाई, यहाँ पर बता सकते हैं कौन उड़ सकता है। हॉर्निबल, एमू, ऑस्ट्रिच या पेंगुइन। तो 19 में अगर देखा जाए तो आपका जो
हॉर्नबिल है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है हॉर्नबिल। ये एक बेसिकली ये उड़ सकता है, और हॉर्नबिल को हम लोग जो उसका क्षेत्रीय भाषा है यानी कि जहाँ पे पाया जाता है उसको हम लोग धनेश बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर धनेश दिया है तो गलत मत कर देना। धनेश जो है वो आपका उड़ सकता है, और धनेश की जो चोंच होती है लंबी होती है और नीचे की ओर घूमी हुई होती है, और बेसिकली ऊपर की जो ऊपरी चोंच होती है उसका बहुत ही लंबा उभार होता है, जिसकी वजह से इसका जो अंग्रेजी नाम है हॉर्नबिल। हॉर्न का मतलब होता है सींग और बिल मतलब होता है चोंच, तो सींग मतलब सींग वाला चोंच इसके पास है, और ये उड़ने में समर्थ भी होता है। तो क्लियर ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बिल्कुल सही बात है, जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो टंगस्टन यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है टंगस्टन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन सी पर टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बताइए। जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन घटेगा या बढ़ेगा। तो याद रखिएगा बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर एक फेस्फोरिक ऑक्साइड की एक लाल परत बैठ जाती है जिससे जंग लगना हम लोग कहते हैं, उससे क्या होता है वजन बढ़ता ही बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि जो विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है। तो सबको पता है, जो खट्टे की अगर बात आ गई तो वहाँ पर विटामिन सी होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए विटामिन सी का स्रोत मैंने आपको बता दिया, खट्टे फल नींबू संतरा नारंगी। विटामिन ए का स्रोत क्या होगा, अब आ गया तो जान लो, दूध अंडा पनीर, और क्या हो सकता है हरी साग हो सकता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो हरी सब्जी अंडा दूध, और इसके अलावा विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मछली युक्त तेल, ये जो है याद रखिए विटामिन डी के स्रोत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर आप बताइए किसका जवाब देंगे। अब न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर किसकी, यहाँ पर कह रहा है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिकांश से उसकी खोज किसने की थी है। तो ईटा पर नाचे ना चे, ये याद रखिएगा। तो ना फॉर न्यूट्रॉन चा फॉर चैडविक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है जेम्स चैडविक, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, और यहाँ पर मैडम क्यूरी ने क्या किया था, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो कह रहा है एक फ्रिज में शीतलक है। फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो शीतलक होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है, फ्रियोन होता है। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फ्रियोन जो होता है एक फ्रिज में शीतलक होता है, और जो आधुनिक जो आपके रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उसमें प्रशीतक के रूप में HFC 19-4A का यूज करते हैं। याद रखिएगा ये नंबर याद रखिएगा, HFC 19-4A, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथेन, इसका यूज किया जाता है जो आजकल के जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। B2 का रासायनिक नाम बताइए क्या हो सकता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है बिल्कुल सही बात है भाई, राइबोफ्लेविन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं सीधे अब जा रहा हूँ सोने, और आप लोग भी आराम से सोइए। सोऊंगा तो नहीं आज, माफ़ कीजिएगा, आज तो सोना है नहीं, वैसे भी आज अभी जाना है मंदिर, श्री कृष्ण का जन्म है। तो आप लोग भी अगर जा सकते हैं तो जाइएगा ज़रूर, श्री कृष्ण का जो जन्म है मनाइएगा, जन्माष्टमी जो है ज़रूर मनाइएगा। और आप सभी लोग इन्जॉय कीजिए, आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, और सभी को शुभ रात्रि, और आपको जाते जाते एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।